नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है रागों के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा राग से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है एग्जामिनेशन में। और देखिए, थ्योरी तो हमें पढ़नी ही है कि मतलब क्या समय है या क्या उसका वादी संवादी है, पर उसके साथ साथ हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि उस राग की पहचान क्या है, मतलब वो कौन से ऐसे मुख्य स्वर हैं जिनसे वो राग जो है पहचाना जाएगा। तो ऐसे करके मैं ऑब्वियसली सारे राग तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसका एक सीरीज़ लेके आई हूँ। तो ये आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम राग का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिवीजन जो है वो अच्छा हो जाए। हमें एग्जामिनेशन में अगर मुख्य स्वर अगर पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि स्वर दे दिया है मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हमें उस राग को पहचानना है, तो वो हमें आए। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी म्यूज़िक से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो एस्टेट का जो अभी हाल ही में फॉर्म निकला है उसकी तैयारी हो, DSSB का तैयारी हो, UGC नेट के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC म्यूज़िक है, TGT PGT कोई भी टीचिंग म्यूज़िक का एग्जामिनेशन है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो राग मैंने इस वीडियो में चूज़ किया है कि हम क्या करेंगे, तो वो है कल्याण थाट। तो कल्याण थाट के जितने राग हैं हम वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, अब आप पूछेंगे थाट और राग में अंतर क्या होता है। तो देखिए, थाट के अंदर 7 के 7 स्वर होने बहुत अनिवार्य हैं, तभी वो थाट होगा, ठीक है। पर राग में ऐसा नहीं होता है, आप जानते ही हैं, राग में अगर 5 स्वर भी हैं तो भी राग बन जाता है, पर थाट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है, आपको पता होगा। तो इस वीडियो में कल्याण थाट के जितने राग हैं हम वो कवर करने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल्याण थाट में होता क्या है। तो देखिए, कल्याण थाट के अंदर म जो है वो तीव्र होता है और बाकी जो स्वर हैं वो शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो सारे ग म जो तीव्र हो जाएगा, फिर प ध नी सा नी ध प म तीव्र एंड देन ग रे सा। तो कल्याण थाट में क्या होता है, म तीव्र होता है। ओके, अब देखिए, कल्याण थाट के जितने राग होते हैं उनका जो समय है ना वो ऑलमोस्ट रात्रि का होता है। पर देखिए, एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अधिकतर लिखा है कि अधिकतर तो देखिए रात का ही समय होता है। कल्याण थाट के जितने भी राग हैं उनका जो समय है वो अधिकतर रात का ही होता है, पर एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे गौड़ सारंग, आपने अगर वो राग सुना है तो आपको पता होगा वो राग जो है वो दोपहर का राग है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राग हैं। देखिए, यमन है, ठीक है, ये रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इसका वादी संवादी देखिए ग और नी है, जाति इसकी संपूर्ण है। अब देखिए, रात्रि के प्रथम या रात के ही अगर आप देखेंगे, इधर आप देख सकते हैं कितने सारे राग हैं जो ऑलमोस्ट रात के ही हैं। मारू बिहाग है, नंद है, हमीर है, छायानट है, कामोद है, केदार है, श्याम कल्याण है, शुद्ध कल्याण है, भूपाली है एंड देन यमन है। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे रात के ही हैं, है ना। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि कल्याण थाट के जो राग होते हैं वो ऑलमोस्ट रात में ही गाए जाते हैं। गौड़ सारंग दोपहर का राग है, हिंडोल भी देखिए दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है। अभी देखिए, ये जितने राग हैं, छाया नट, कामोद, केदार, श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण, भूपाली, यमन, ये सारे के सारे हमारे रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाते हैं। हमीर, नंद और मारू बिहाग जो है वो रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। ओके, देखिए, यहाँ पे जो टोटल राग हम कवर कर लेंगे ना वो ऑलमोस्ट, अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो टोटल 12 के 12 राग देखिए कल्याण थाट के हैं जो हम कवर करेंगे। और भी हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, जो यहाँ पे छूट गया है तो हम वो बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, वादी संवादी वगैरह भी देख सकते हैं, और इधर जाती है वो हम डिस्कस करते चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहला राग जो हम ले रहे हैं वो है राग यमन। ओके, देखिए, राग यमन का देखिए मैंने इधर आरो अवरो लिख रखा है। कुछ लोग देखो नीरे गामा पध नीसा भी मानते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये आरो जो है वो भी मानते हैं, नीरे गामा प देन मध नीसा।
इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए पा लिया हुआ है। कुछ लोग क्या लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नीरे गामा प ध नी सा भी लेते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, म प ध ना लेके पा को लाग के करते हैं, पर उससे पहले वो पा लगाते हैं, जैसे नीरे गामा पा। ठीक है। अवरो जो है राग यमन का वो बहुत ही सरल है, आप देख सकते हैं पूरा सारे स्वर लग रहे हैं, सा नी धा प म ग रे सा। राग यमन के अंदर अगर हम राग यमन के स्वर की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर इसका थाट जो है वो कल्याण है तो इसके अंदर माँ जो है वो तीव्र लगेगा और बाकी स्वर जो हैं वो शुद्ध होंगे। ठीक है। और इस राग यमन में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी जाति का राग है, संपूर्ण जाति का राग है। इसका समय क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर है। वादी स्वर क्या है, गंधार, और संवादी स्वर है निषाद। गंधार और निषाद इसके वादी और संवादी स्वर हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि गा पे न्यास भी ज़्यादा होगा, बहुत्व स्वर ये होगा, नी भी सेम वैसा ही होगा। ठीक है। आप देख ही सकते हो कहीं पे भी हमने ग और नी छोड़ा नहीं है, और न्यास भी हम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फ्रेजेस जो हैं राग यमन के वो लिखे हुए हैं, मैं आपको गा के भी बता देती हूँ। नी रे गा मा पा रे सा, नी रे गा रे नी रे सा, रे गा मा रे मा गा, नी धा नी रे सा, नी रे गा मा पा रे सा। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने सारे फ्रेजेस उसमें बताए हैं, तो जहाँ पे भी ये सारे फ्रेजेस होंगे वो कौन सा राग होगा, यमन होगा। और देखिए एक और फ्रेज यहाँ पे लिखा है जो मैंने गा के बताया, ये है नीरे ग रे नीरे सा, आपको पता ही होगा। तो ये पहचान आपको बिल्कुल याद रखनी है, और मैंने गा के भी बताया है, तो आप उसको भी रेफर करिए और अच्छे से उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब चलिए राग यमन की अगर विशेषता की हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि राग यमन में सारे गा नहीं जाते हैं, कैसे जाते हैं, नीरे गा जाते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि राग यमन की शुरुआत जो है वो हमेशा नीरे से होती है। ठीक है। और इसको आश्रय राग भी बोलते हैं। देखिए राग यमन को राग कल्याण भी बोला जाता है। ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से देखोगे तो ये आश्रय राग बिल्कुल होगा, क्योंकि कल्याण राग का थाट क्या है, कल्याण ही है। और आपको आश्रय राग पता ही है क्या होता है। आश्रय राग वो होते हैं, वो राग जिसका नाम उनके थाट पे पड़ जाता है। जैसे वैसे आप देख सकते हो भैरवी है ना, भैरवी राग जो है भैरवी थाट का राग है, तो वो नाम पे, थाट के नाम पे ही वो राग का नाम पड़ा है, इसलिए वो आश्रय राग होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आश्रय राग क्या होते हैं। अब देखिए पंडित भाटखंडे जी ने अपने ग्रंथ अनूप संगीत रत्नाकर में कल्याण के कितने थाट बताए हैं, 13 थाट बताए हैं। तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप आपको राग यमन के बारे में क्लियर हो गया होगा। और राग यमन में देखिए, जब इवन राग यमन ही क्यों, कल्याण अंग के जितने राग होते हैं, है ना, कल्याण अंग के जितने राग होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा उनका जो अंतरा होता है वो ऐसे ही जाता है, प प स जाएगा या प ध प स जाएगा। ठीक है। राग यमन में तो ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि प प सा नी धा पा, मतलब अंतरा जब होता है ना, अंतरे की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं फ्रेजेस से ऑलमोस्ट देखने को मिलती है, हालांकि मतभेद भी है। ओके। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट राग जो हम डिस्कस करेंगे वो है राग भूपाली। अब आप सोचेंगे राग भूपाली में तो म तीव्र है ही नहीं, है ना, तो ये कल्याण थाट का राग क्यों है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका चलन जो है वो कल्याण थाट की तरह ही है, या कल्याण अंग की तरह है। जैसे आप इधर देखिए, इसके अंदर आपको पता ही है म और नी वर्जित होते हैं। तो अगर आप म नीरे, अब देखो अगर यमन के अंदर आप नी और म हटा दोगे, है ना, ये देखो हटा दोगे तो कैसा बनेगा, सा रे ग प ध सा, ऐसे बनेगा, राइट। इसीलिए देखो राग भूपाली में अगर म नी वर्जित है तो इसका आरो अवरो कैसा हो जाएगा, सा रे ग प ध सा, देन अवरो सा ध प
ग रे सा। तो ये इस तरीके से इसका आरोह अवरोह मैंने यहाँ लिखा है, यही आरोह अवरोह है जो माने जाते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, अब इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी स्वर है धैवत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये न्यास के स्वर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और देखिए मुख्य स्वर संगति जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं आपको गा के भी बता देती हूँ। सा था सा रे गा पा गा रे गा पा गा धा पा गा। तो देखा, जैसे मैंने आपको गा के बताया, तो ये ही स्वर पहचान है जो राग भूपाली की है। समय इसका जो है वो देखिए रात्रि का प्रथम प्रहर ही है। इसकी जाति क्या है? ऑडव है। क्यों? क्योंकि इसमें म नहीं वर्जित है, मतलब 2 स्वर नहीं है, सिर्फ 5 स्वर लग रहे हैं आरोह और अवरोह दोनों में, इसलिए इसकी जाति होती है ऑडव। अब देखिए दक्षिण में इस राग को मोहनम या मोहन कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब देखिए राग भूपाली की थोड़ी विशेषताएं देखते हैं। ये पूर्वांग प्रधान राग है, इसका रस जो है वो श्रृंगार रस है। राग भूपाली से ही मिलते जुलते राग हैं देशकार और शुद्ध कल्याण और जैत कल्याण। देखिए देशकार में तो ऑलमोस्ट सेम यही आरोह अवरोह लगता है, पर राग देशकार भूपाली से अलग कैसे होता है? सबसे पहला तो ये कि देशकार राग जो है ना वो कल्याण थाट का राग है नहीं, पहली बात, वो बिलावल थाट का राग है, पर उसके अंदर ये सेम यही स्वर लगते हैं, यही। पर देखिए चलन जो है ना वो दोनों का बहुत डिफरेंट है। कैसे? देखो, राग भूपाली जो है वो पूर्वांग प्रधान है, वहीं देशकार राग जो है वो उत्तरांग प्रधान है, पहली चीज़। और देखिए दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि भूपाली का वादी स्वर जो है वो गंधार है, बट देशकार का वादी स्वर जो है वो धैवत है। तो उस तरीके से देखें तो भूपाली में ग जो है उसका स्थान बहुत ज़्यादा विशेष है और गा पे ज़्यादा न्यास है। हमें ये चीज़ इसलिए ध्यान रखनी है कि भूपाली के उत्तरांग में हमें धा को ज़्यादा नहीं दिखाना है, मतलब नहीं दिखाना इन द सेंस कि आपको ज़्यादा उस पर रुकना नहीं है, पर देशकार पे आप रुक सकते हो। यही दूसरा डिफरेंस है जो भूपाली और देशकार को एक दूसरे से अलग करता है। देखिए शुद्ध कल्याण में तो आपको पता ही है कि शुद्ध कल्याण जो है वो मींड वाला राग है, तीव्र माँ का भी प्रयोग जो है वो हो रहा होता है। तो उस तरीके से शुद्ध कल्याण में आप तो भूपाली को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर लोगे। जहाँ पे जो ज़्यादा लोग फंसते हैं वो है देशकार और भूपाली, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट राग जो है वो है राग केदार। देखिए इसकी जाति जो है वो ऑडव शाडव है, क्योंकि आप देख ही सकते हो आरों में रे और गंधार तो पूर्णता वर्जित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जाति क्या हो जाएगी? ऑडव और शाडव। अब देखिए स्वर, बहुत ही विशेष चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि यहाँ पे दोनों माँ का प्रयोग होता है। वादी स्वर जो है इसका मध्यम है और संवादी स्वर जो है वो षडज है। तीव्र माँ जो है वो म प ध के साथ यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। और शुद्ध माँ जो है वो आप इधर देख रहे हो सा म यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इधर आप देख सकते हो कि आरोह के अंदर हमारा ये मध्यम जो है वो इस प्रकार से, शुद्ध मध्यम जो है वो इस प्रकार से यूज़ हो रहा है, जहाँ पे रे और गंधार वर्जित है और अवरोह में गंधार वर्जित है। और ये सारे सा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जो केदार में कहीं ना कहीं बार बार यूज़ होता है। चलिए मैं आपको अभी गा के भी बता देती हूँ कि इसका जो मुख्य स्वर है या जो पकड़ है वो किस प्रकार है, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सा मा मा पा मा पा धा पा मा सा रे सा। ठीक है, तो ये जो म प ध प म ये फ्रेज जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, क्योंकि यहाँ से ही केदार राग पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए इधर तीव्र माँ है और इधर शुद्ध माँ है, उस तरीके से। ठीक है, तो ये पहचान जो है आपको याद रखनी है, मैंने आपको जैसा कि अभी गा के भी बताया। इसका समय देखिए इधर लिखा हुआ है रात्रि का प्रथम प्रहर है। ओके, राग केदार की विशेषता देखिए यही है कि ये पूर्वांग प्रधान राग है। कभी कभी कोमल नी का भी प्रयोग जो है सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है। ओके, अब देखिए राग हमीर हम देखते हैं। राग हमीर में सारे स्वर लगते हैं, तो ये संपूर्ण जाति का राग है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी दोनों माँ का प्रयोग जो है वो होता है। वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार। अब देखिए ध इसका वादी स्वर है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तरांग प्रधान राग बिल्कुल है। ठीक है,
देखिए मुख्य स्वर संगति जो है वो ये है, मैं आपको गा के भी बताती हूँ। गा मा धा ना पा मा पा गा मा धा ना पा मा पा गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा पा गा मा रे। ठीक है, और ये फ्रेज जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला फ्रेज भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो समय है वो प्रथम नहीं है, दूसरा प्रहर है, ठीक है, तो आप ये करेक्ट कर लीजिए। तो हमीर का जो समय है वो रात्रि का दूसरा प्रहर है। ओके, नेक्स्ट राग जो है वो है राग हिंडोल। तो हिंडोल के बारे में हम अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे रे और पा जो है वो बिल्कुल ही नहीं लगता है इस राग में, जिसकी वजह से इसकी जाति क्या हो जाएगी, ऑडव हो जाएगी, क्योंकि देखिए 5 ही स्वर हैं और 5 स्वर जिस राग के आरोवरों में होते हैं उसकी जाति ऑडव होती है। अब देखिए हिंडोल का ही जो समय है वो दिन का प्रथम प्रहर है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आरोह में नी धा सा करके हम जाते हैं ज़्यादातर। क्यों जाते हैं? क्योंकि नी का जो प्रयोग है वो इस राग में थोड़ा अल्प है, इसीलिए देखिए ये वक्र रूप से हम नी जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अवरो तो देखिए वैसा ही है, सा नी ध म ग सा करके, ठीक है। अब इसकी जो मुख्य स्वर संगति है वो मैं आपको गा के बताती हूँ। सा ग म ध म ग सा ध सा ग म ध नी ध सा सा नी ध म ग सा। तो जैसा कि आपने सुना तो ये इसकी मुख्य स्वर संगति है। और देखिए विशेषता ये है कि ये भी एक उत्तरांग प्रधान राग है और नी का प्रयोग जो है इस राग में वो अल्प है, मतलब कहीं ना कहीं कम होता है, और आरु में तो कभी कभी वक्र भी होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट राग है राग मारू बिहाग। ये भी एक खूबसूरत राग है और कल्याण थाट का राग है। वर्जित स्वर देखिए इसके आरोह में रे और धा वर्जित है, पर अवरों में सारे स्वर लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी जाति जो है वो है ऑडव और संपूर्ण। देखिए इसका आरोह अवरोह कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और मुख्य स्वर संगति जो है वो मैं आपको गा के बताती हूँ। पा मा ग म ग रे सा नी सा म ग म प म ग म ग रे सा। तो जैसा कि आपने देखा कि राग मारू बिहाग के अंदर दोनों मध्यम का प्रयोग जो है वो होता है, ठीक है। ज़्यादातर देखिए तीव्र मध्यम का ही प्रयोग देखने को मिलता है। शुद्ध मध्यम जो है वो एक अलग तरीके से आता है, जैसा कि मैंने आपको गा के बताया है, नीसा म के साथ या सा म के साथ जो है शुद्ध म आता है, अदरवाइज म शुद्ध म जो है वो नहीं आता है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए वादी संवादी के विषय में थोड़े से मतभेद हैं। कुछ लोग ग और नी वादी संवादी मानते हैं, कुछ लोग पा और सा मानते हैं। राग मारू बिहाग का भी जो समय है वो रात्रि का दूसरा प्रहर है। ओके, देखिए राग गौड़ सारंग के बारे में अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो गौड़ सारंग जो है वो वक्र तरीके वाला, वक्र रूप वाला राग है, और देखिए इसके अंदर भी सारे स्वर लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी जाति संपूर्ण है। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एकदम सीधे सीधे नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से ये वक्र चलन वाला राग है, मतलब वक्र संपूर्ण राग है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गा के बताती हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, अभी देखिए इसका वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है धैवत, और समय जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोपहर है। ओके, इसका मतलब है कि राग गौड़ सारंग जो है वो दोपहर में गाया बजाया जाता है।
देखिए अब नेक्स्ट राग है राग श्याम कल्याण। श्याम कल्याण के अंदर भी दोनों माँ का प्रयोग होता है और इसकी आरोह में जो है वो धा वर्जित है और ग भी वर्जित है, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। धा और गा जो है वो इस राग में वर्जित है आरोह में, ठीक है। तो जैसा आप मैं यहाँ पे देख सकते हो, आरोह देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है और अवरोह जो है वो इस तरीके से है। एक चीज आपको याद रखनी है कि राग श्याम कल्याण के अंदर कामोद अंग है जो लगता है, ठीक है। कामोद और कल्याण अंग से ऐसा बोला जाता है कि ये राग बना हुआ है, तो ये एक चीज आपको बहुत याद रखनी है। और देखिए यहाँ पे गामा रेसा करके ये जो है ना, ये ही आपका क्या है, कामोद अंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए यहाँ पे जो शुद्ध माँ है वो कैसे लगता है या तीव्र माँ कैसे लगता है, वो मैं आपको गा के बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, रे माँ पा दा मा पा गा मा रे सा रे माँ पा नी नी दा पा धा मा पा रे मा मा पा गा मा पा गा मा रे सा। तो देखिए इसका जो वादी स्वर है वो पंचम है और संवादी स्वर जो है वो है षडज। इसका समय है रात्रि का प्रथम प्रहर और इसकी जो जाति है वो है षाडव और संपूर्ण। तो ये श्याम कल्याण के बारे में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए, कामोद अंग और कल्याण अंग से मिलके जो है ये राग बना है, ठीक है। कामोद अंग आपको पता होगा क्या होता है, गामा रेसा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और शुद्ध माँ जो है कहीं ना कहीं यहीं पे आता है ना, वरना अदरवाइज देखा जाए तो तीव्र माँ ही है जो लग रहा होता है और शुद्ध माँ किधर आएगा, कामोद अंग में आएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट राग जो है उसके बारे में देखते हैं और वो है राग नंद। आपने राग नंद के बारे में सुना होगा, ये बहुत ही लोकप्रिय राग है और बहुत ही मधुर राग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आरोह अवरोह लिखा ही हुआ है, मैं आपको इसका जो मुख्य स्वर समूह है वो गा के बताती हूँ। सा गा मा धा पा रे सा गा गा मा गा पा पा दा मा पा धा मा पा मा पा दा नी पा धा मा पा गा धा पा। तो जैसा कि आपने जब सुना होगा तो आपको देखिए जो मेन फ्रेज है वो तो यही है, गामा ध प रे सा गामा, जो मैंने गाया। साथ में मैंने और ये जो चीज़ें हैं ये भी गाई हैं, ये फ्रेज जो है ये भी गाया है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर होए कि किधर नंद है, किधर नट अंग है, किधर बिहाग है, किधर कामोद है, गौड़ सारंग भी है, हमीर भी है। तो इससे हमें ये तो समझ में आता है कि राग नंद के अंदर बहुत सारे रागों की छाया बिल्कुल आती है। अभी देखिए राग नंद में आरोह के अंदर रे जो है वो वर्जित है, वो बिहाग की तरह जाता है। देखिए ये तो वापस आ रहे हो अपना रे सा करके, ये तो आप वापस आ रहे हो, तो ये आरोह में देखा जाए तो रे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप रे गा म जाते तो रखता ना, पर ये तो रे सा है, मतलब अवरोह हो गया, ठीक है। और ये तो चीज़ आप गाते ही हो ताकि नंद सामने आए, और उसके बाद ये जो मेन चीज़ है ना, ये आपका बिहाग अंग है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी, षाडव और वक्र संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अवरोह के अंदर देखिए रे तो लग रहा है, मतलब अवरोह में सारे ही स्वर लग रहे हैं पर वक्र रूप से लग रहे हैं। और आपको मैंने अभी पीछे बताया कि वक्र चलन किसका होता है, राग गौड़ सारंग का होता है। तो गौड़ सारंग में इधर कहीं ना कहीं आ ही रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी दोनों माँ का प्रयोग होता है। इसका वादी स्वर प है, संवादी स्वर सा है, पर कुछ लोग वादी स्वर सा मानते हैं और कुछ लोग संवादी स्वर प मानते हैं, तो ये मतभेद है। समय देखिए वही है, रात्रि का दूसरा प्रहर, ठीक है, रात का ही ये राग है। बाकी देखते हैं हम राग नंद की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं एक बारी। राग नंद को आनंदी और राग आनंद कल्याण भी बोला जाता है, ठीक है। राग नंद के सहायक राग कौन से हैं, हमीर है, गौड़ सारंग है और बिहाग है।
देखिए आरओ के अंदर बिहाग है, जैसा कि मैंने आपको इधर अभी बताया ही है, ठीक है। ये जो फ्रेज है ऑब्वियसली बिहाग में लगता है, ठीक है। तो आरओ में बिहाग है, अवरों में क्या है, अवरों में गौड़ सारंग है, क्योंकि वक्र रूप से हम चल के आ रहे हैं तो गौड़ सारंग है। देखिए इसमें और कौन से राग की छाया आती है, कामोद की आती है, हमीर की आती है, छायानट की भी आती है। और देखिए जब शुद्ध माँ पे आप न्यास करते हो तो एक अलग ही आनंद आपको जो है वो मिलता है, तो इसीलिए शुद्ध माँ जो है ना वो विश्रांति स्वर माना गया है इस राग में। अब हम नेक्स्ट राग देखते हैं, वो है राग कामोद। देखिए राग कामोद के अंदर भी दोनों माँ का प्रयोग होता है और इसका जो वादी स्वर है वो प है और संवादी स्वर क्या है, रे है। इसमें रे प की जो संगति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रे पा की संगति से ही ये राग जो है कहीं ना कहीं जाना जाता है। जैसे छायानट जो है वो प रे से जाना जाता है, वैसे ही कामोद किससे जाना जाता है, रे प से जाना जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। समय जो है देखिए रात्रि का प्रथम प्रहर है, जाति इसकी वक्र संपूर्ण है। आप सोचेंगे इधर ग तो है नहीं, तो वक्र संपूर्ण कैसे है, बिल्कुल है, क्योंकि आप ये फ्रेज देखिए गामा प गामा रे सा, तो ग तो लग ही रहा है ना, आरों में लग रहा है, पर तरीका अलग है, इसीलिए वक्र संपूर्ण जो है वो इसकी जाति मानी गई है। अभी मैं आपको इसका जो मेन फ्रेज है वो गा के बताती हूँ। रे पा मा पा दा पा गा मा पा गा मा रे सा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कल्याण थाट का कोई राग अगर मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो ऑन रखिए, क्योंकि ये एक सीरीज़ है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी, तो वो आप मिस ना करें। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।